गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स। ठीक है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ या जो आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसको हमने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा था। ठीक है, जैसे एक हमने पढ़ा था आपका दैट वाज लाइनवियर बुर्क प्लॉट। वो किसके बीच में था आपका 1/v वर्सेस 1/s। ठीक है, देखो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पहले हम लिखते हैं वो वाई एक्सिस पे होता है, जो हम बाद में लिखते हैं वो आपका एक्स एक्सिस पे होता है। तो लाइन विवर बुर्क प्लॉट किसके बीच में था 1/v वर्सेस 1/s। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था आपका एडी हॉफस्टी प्लॉट विच वॉज बिटवीन v वर्सेस v/s। एडी हॉफस्टी प्लॉट किसके बीच में था, इट वॉज v वर्सेस v/s। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था आपका दैट इज योर हेन्स वुल्फ प्लॉट। ठीक है, हेन्स वुल्फ प्लॉट किसके बीच में था आपका S/V वर्सेस S। ठीक है, हेन्स वुल्फ प्लॉट S/V वर्सेस S। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स जो थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार आपको ये होगा कि जैसे स्लोप निकालना होता है, के एम निकालना होता है, तो वो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। जैसे एडी हॉफस्टी प्लॉट से हम के एम भी निकाल सकते हैं, वी मैक्स भी निकाल सकते हैं, टर्नओवर नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे इनहिबिशंस। और होता क्या है कि जो नॉर्मल हमने ग्राफ डिस्कस किया था, ठीक है, तो अगर इनहिबिशन है तब ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इनहिबिटर जो होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशंस हैं, उसमें के एम और वी मैक्स पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बाकी तो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा इनहिबिशन पढ़ेंगे, आपका कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि अलग अलग टाइप के इनहिबिशन थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो कॉम्पिटिटिव नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर जो आपका इनहिबिटर है वो कंपीट करता है किसके लिए, सेम साइट के लिए। ठीक है, देर इज ए कॉम्पिटिशन। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो आपका एंजाइम है, ठीक है, वो जो बेसिकली इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कंपीट करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये आपका यहां पर, जैसे ये आपका एंजाइम है, ठीक है, दिस इज योर एंजाइम, और एंजाइम के अंदर ये एक्टिव साइट है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, यहां पे सबस्ट्रेट लगना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट लगेगा तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट अगर जो इनहिबिटर है, अगर वो उसका स्ट्रक्चर, अगर वो किसकी तरह है, इफ इट इज लाइक सबस्ट्रेट, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर आके आपका इनहिबिटर भी लग सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर इनहिबिटर लगेगा तो क्या बनेगा आपका एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर तो सबस्ट्रेट लगा तो ईएस कॉम्प्लेक्स, अगर इनहिबिटर लगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होता है, अगर तो इनहिबिटर लग गया तो ऑब्वियसली फिर आपका प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट लगा तो एंजाइम उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू ए प्रोडक्ट। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, जैसे इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हम लेते हैं दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एग्जांपल कौन सा लेते हैं हम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, एज वी नो कि ये रिएक्शन क्या करता है आपका, ये सक्सिनेट से क्या बनाता है आपका फ्यूमारेट। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनाता है। ठीक है, सो अब इसका सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट विच इज CH2। ठीक है, CO नेगेटिव, यहां पे मैंने क्या लिखा CH2 CO नेगेटिव, ये इसका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट कौन सा आपका सक्सिनेट। ठीक है, लेकिन इसका जो इनहिबिटर होता है, ठीक है, वो होता है मैलोनेट, क्योंकि मैलोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है CH2 CO नेगेटिव CO नेगेटिव, ये मैलोनेट है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के
इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम वैसे एप्लीकेशन की बात करें, जैसे मान लो मेरे को किसी पैथोजन को किल करना है, तो हम उसके अंदर कोई भी एक ऐसा एंजाइम जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो कि उसके अंदर जो भी कोई मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है या कोई भी उसके अंदर पाथवे हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन है, कुछ भी है, तो अगर हम उसके अंदर किसी एंजाइम को टारगेट करेंगे तो क्या होगा, दैट विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ दैट एंजाइम, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर वो एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, एंड दैट मे लीड टू बेसिकली किलिंग ऑफ दैट पैथोजन, मतलब आप उस पैथोजन को किल कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब देखो मेन मुझे यहां पर समझना है कि केएम और वी मैक्स पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और मुझे ये समझना भी है कि एक्चुअली हो क्या है, ठीक है। तो ये तो इनहिबिशन तो मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है, कि ये आपका कौन सा इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर तो यहां पर सबस्ट्रेट लगेगा तो ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, लेकिन अगर इनहिबिटर लगेगा तो ईआई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे और एक्चुअली हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, ठीक है। जैसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, जैसे मान लो हमने ग्राफ जैसे किसके बीच में बनाया था, 1/v वर्सेस 1/s, ठीक है। जैसा कि ग्राफ हमने पहले बनाया था आपका बिटवीन 1/v वर्सेस 1/s, ठीक है। हमें बेसिकली यहां पर क्या दिखाना है कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, ठीक है, कि इनहिबिटर की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या दिखाना है, आपका ग्राफ शो करना है, ठीक है। जैसे मान लो एक ग्राफ मैंने ये बनाया, नाउ दिस इज, जैसे एक ग्राफ मैंने बनाया कि जो इनहिबिटर की एब्सेंस में है, ठीक है। और दूसरा ग्राफ मैंने बनाया जो इनहिबिटर की प्रेजेंस में है, ठीक है। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। तो जो मैंने ब्लैक में बनाया है वो इनहिबिटर की एब्सेंस में है, और जो मैंने दूसरा बनाया वो इनहिबिटर की प्रेजेंस में है, ठीक है। अब एक चीज आप यहां पे देख रहे हो कि जो 1/v मैक्स है वो सेम है, 1/v मैक्स क्या आपका सेम है, 1/v मैक्स क्या आपका सेम है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या लिखते हैं, -1/α km, -1/α km। अगर अल्फा 1 है तो -1/km ही हो गया जो नॉर्मली होता है, ठीक है। और अगर जैसे ये जो ग्राफ है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी हम डिस्कस करेंगे अल्फा क्या होता है। जैसे जिसमें इनहिबिटर नहीं है वहां पे अल्फा 1 है, और जिसमें इनहिबिटर है वहां पे अल्फा 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, -1/2 km। सो दिस वैल्यू विल बी -1/2 km। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, -1/2 km, ठीक है। और इसमें जो आपका स्लोप आता है, इस ग्राफ में जो स्लोप आता है दैट इज इक्वल टू α km/v मैक्स। स्लोप आपका क्या आता है, α km/v मैक्स। स्लोप इज इक्वल टू α km/v मैक्स, α km/v मैक्स, ठीक है। ये हमने किसका बनाया, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समटाइम्स दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस कि आप बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का है। तो सिंपली आपने देखना है जिसमें वी मैक्स सेम है, जिसमें वी मैक्स क्या आपका सेम है, ठीक है। एक्चुअली इसमें हम क्या लिखते हैं कि वी मैक्स सेम होता है और के एम इंक्रीज करता है, के एम क्या करता है, इंक्रीज करता है। वी मैक्स सेम, के एम इंक्रीजेस। इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मेरा वी मैक्स क्या होता है, सेम होता है, बट के एम क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है, ठीक है। वी मैक्स सेम, के एम इंक्रीजेस, ठीक है। अब हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है कि वी मैक्स सेम है, के एम इंक्रीज कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। अब आप देखो कि मान लो मैंने आपको कहा कि जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, लाइक यू हैव, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 एंजाइम, ठीक है। आपने कहा कि मेरे पास 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और मान लो हमने कह दिया कि हर एक एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट लग रहा है, ठीक है। तो आपने 100 सबस्ट्रेट ऐड करे, ठीक है। और मान लो मैंने कह दिया कि मैं वी मैक्स अचीव कर पा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, वैसे तो वी मैक्स होता है कि जैसे वही कि पर मिनट वो कितने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना पा रहा है, ठीक है। अब वही होगा ना, ऐसा थोड़ा होता है कि एंजाइम्स दे आर वेरी फास्ट,
अगर आप कह रहे हो कि आपके पास, और चलो डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन भी कितनी है, बट ये है ना कि एंजाइम बहुत फास्ट है, मे बी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट क्या बता वो कुछ मिली सेकेंड्स बहुत फास्ट बना रहे हैं, ठीक है। वो तो हम, वो जो हम वी मैक्स डिफाइन करते हैं वो हम पर मिनट या पर सेकंड जो भी है वो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। हम एक सिर्फ समझने के लिए कि 100 एंजाइम के साथ अगर 100 सबस्ट्रेट लगते हैं तो मैं वी मैक्स अचीव करता हूं, ठीक है। अब आपने ऐड कर दिया इनहिबिटर, ठीक है, एंजाइम मैंने 100 ही रखे, ठीक है, सबस्ट्रेट भी मेरे 100 ही है, ठीक है, लेकिन मान लो उसके अंदर मैंने 50 इनहिबिटर ऐड कर दिए, ठीक है, क्या ऐड कर दिए, 50 इनहिबिटर, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें क्या पता है कि, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इनहिबिटर है वो क्या कर रहा है आपका, वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है और वो सेम एक्टिव साइट के लिए क्या करेगा आपका, कंपीट, ठीक है। अब अगर 100 एंजाइम है, ठीक है, तो क्या सारे के सारे सबस्ट्रेट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना, ये तो एक तरह से मतलब रैंडम लिया है, आपने इनहिबिटर ऐड करे तो मान लो चलो आपने कह दिया कि चलो 75 सबस्ट्रेट लग गए, ठीक है, बट 25 इनहिबिटर लग गए एंजाइम के साथ, ठीक है, जो भी लगे 25 लगे या जो भी है, मतलब आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ इनहिबिटर आपके जरूर लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनहिबिटर एंजाइम से लगा तो क्या मैं वी मैक्स अचीव कर पाऊंगा, ठीक है, तो वी मैक्स अचीव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वी मैक्स जो है इट शुड नॉट बी अचीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है, तो ये तो अचीव होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स सेम होता है, हम तो यही कह रहे हैं ना, फिर इसका क्या मतलब बना, आप तो यही कह रहे हो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स सेम होता है, के एम इंक्रीज करता है। अब बात यार कि कैसे आपका जो वी मैक्स है वो सेम कैसे है, या हम कैसे वी मैक्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम ना सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है, हम किसको इंक्रीज करेंगे, सबस्ट्रेट को। जैसे मान लो आपके पास सबस्ट्रेट कितने थे, 100, ठीक है, देखो सबस्ट्रेट कितना इंक्रीज करना है वो डिपेंड करता है इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन के ऊपर। मान लो जो सबस्ट्रेट 100 थे उसको मैंने 1000 कर दिया, ठीक है, या मान लो उसको मैंने 10,000 कर दिया। अब एंजाइम तो 100 ही है, मैं एंजाइम के साथ कुछ नहीं कर रहा, सबस्ट्रेट है 10,000, इनहिबिटर कितने हैं 50, ठीक है, इनहिबिटर तो उतना ही है, मैं सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, मैंने सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को इतना बढ़ा दिया। अब देखो ना, एक तरफ 10,000 सबस्ट्रेट है, 50 इनहिबिटर हैं और 100 एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट इतने ज्यादा हैं कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ही लगेगा, ठीक है, मतलब हमने सबस्ट्रेट को अब ये कितना बढ़ाना है वो इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हम सबस्ट्रेट को कितना बढ़ाएं कि हम वी मैक्स अचीव कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि सबस्ट्रेट इतना बढ़ा देंगे, इनहिबिटर का मान लो, इनहिबिटर है तो सही बट मैंने उसकी प्रेजेंस को खत्म कर दिया, इसलिए हमने क्या कहा, के एम इंक्रीज करता है। के एम इंक्रीज करने का मतलब क्या, देखो क्या है ना, इनहिबिटर की प्रेजेंस में एंजाइम की जो एफिनिटी है वो तो सबस्ट्रेट के लिए कम होगी क्योंकि इनहिबिटर भी लग रहा है। तो जब मैं, ऑब्वियसली अगर मेरे को सबस्ट्रेट बढ़ाना है जिसके ऊपर मैंने क्या अचीव करना है, वी मैक्स, तो के एम भी तो इंक्रीज ही होगा ना, ठीक है ना, के एम भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है, और वो किस फैक्टर से इंक्रीज होता है, अल्फा फैक्टर से, ठीक है। अभी मैं आपको, जैसे एक अल्फा का फॉर्मूला भी होता है, अल्फा हम कैसे निकालते हैं, 1 प्लस इनहिबिटर कंसेंट्रेशन बाय के आई, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/I प्लस के आई, आई यहां पर क्या है, इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन है और के आई यहां पर इनहिबिशन कांस्टेंट है, आई यहां पर क्या आपका, इनहिबिटर कंसेंट्रेशन, एंड के आई इज बेसिकली योर इनहिबिशन कांस्टेंट, के आई क्या आपका, इनहिबिशन कांस्टेंट, आई इज द कंसेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, के आई इज इनहिबिशन कांस्टेंट। तो मैंने सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को इतना बढ़ा दिया कि मैंने इनहिबिटर के इफेक्ट को खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या होता है, देखो क्या अल्फा किस पे डिपेंड करता है, इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन कितनी है, ठीक है, तो अगर इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो अल्फा भी ज्यादा होगा, ठीक है, तो केएम भी फिर आपको उतना ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि केएम की वैल्यू जिस फैक्टर से इंक्रीज होती है दैट विल बी अल्फा केएम, ठीक है। इसके अंदर वी मैक्स सेम रहेगा बट केएम किस फैक्टर से इंक्रीज करेगा, अल्फा फैक्टर से, मतलब केएम क्या हो जाएगा, अल्फा केएम, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं ये ग्राफ की फॉर्म में, जैसे आप ये देखो, नाउ दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन,
ठीक है, आपको जो मैंने इक्वेशन बताई थी वो इक्वेशन क्या थी? 1/v इज इक्वल टू के एम बाय वी मैक्स डॉट 1/s प्लस 1/v मैक्स। ठीक है, एक तो आप ये इक्वेशन याद रख सकते हो, इक्वेशन में सिर्फ के एम को हमने क्या कर दिया है, अल्फा के एम। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो जितने भी ग्राफ हैं, जैसे इसमें इनहिबिटर नहीं है, ठीक है, तो अल्फा 1 है, फिर अल्फा 2, अल्फा 3, और स्लोप क्या आता है आपका, अल्फा के एम बाय वी मैक्स। स्लोप क्या आता है आपका, अल्फा के एम बाय वी मैक्स। आए समझ में ये? ठीक है, स्लोप क्या आता है हमारा, अल्फा के एम बाय वी मैक्स। अब इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार अल्फा निकालना होता है, ठीक है, वो भी हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। बट पहले आपको बेसिकली याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर वी मैक्स मेरा सेम रहता है, बट मेरा के एम क्या करता है, इंक्रीज करता है, और किस फैक्टर से करता है, अल्फा फैक्टर से। ठीक है, तो ये हमने कौन सा इनिबिशन देखा, आपका कॉम्पिटिटिव। क्लियर है कि कोई डाउट? हम्म। हम्म। के एम की वैल्यू इनहिबिटर के लिए कैसे इंक्रीज कर रही है? देखो के एम तो सबस्टेट की कंसंट्रेशन होती है ना, के एम इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट, तो आप सबस्टेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। सबस्टेट की कंसंट्रेशन हमें क्यों बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि हमें क्या करना है, वी मैक्स, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में मैं वी मैक्स को अचीव कर सकता हूं। तो अगर मैं उसको अचीव कर सकता हूं तो उसी के लिए तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, के एम को बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे चलो एक क्वेश्चन ही कराता हूं मैं आपको पहले, जैसे आप उसको ध्यान से समझना। देखो इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, एंजाइम कैरेटिक्स में क्या है ना, इतना थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता कि आपको बहुत सारी थ्योरी याद करनी है, बट ये होता है कि आपको पता हो। ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन मैं पहले आपको कराता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब आप इसको ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कहता है जो के आई है, के आई किसका है, एक के आई ऑफ नोवल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिजाइन अगेंस्ट एन एंजाइम इज 2.5 माइक्रोमोलर। के आई मुझे कितना गिवन है, 2.5 माइक्रोमोलर। द एंजाइम वॉज एसिड इन द प्रेजेंस, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, और हमें इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन भी गिवन है, ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। द केएम इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर वॉज फाउंड टू बी 30 माइक्रोमोलर, कि जो केएम की वैल्यू है इनहिबिटर की प्रेजेंस में 30 है। तो वो कह रहा है मुझे केएम बताओ इनहिबिटर की एब्सेंस में। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, आपको यहां पर क्या गिवन है, के आई गिवन है, एक आपको क्या गिवन है, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, और मुझे यह बता रखे कि इनहिबिटर की प्रेजेंस में जो के एम की वैल्यू है वो 30 माइक्रोमोलर है, तो के एम की वैल्यू इनहिबिटर की एब्सेंस में कितनी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको पता है कि इनहिबिटर, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी प्रेजेंस में के एम क्या होता है, के एम की वैल्यू किस फैक्टर से इंक्रीज करती है। ठीक है, इसका मतलब मुझे अल्फा के एम कितना गिवन है, 30। ये अगर मुझे ये लिखा हुआ है कि के एम इनहिबिटर की प्रेजेंस में इतना है तो वो अल्फा के एम है। ठीक है, अगर मैं अल्फा निकाल लूंगा तो मेरे पास के एम आ जाएगा। अल्फा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, 1 + I। इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, 5 माइक्रोमोलर, और के आई कितना है, 2.5। तो 5/2.5 कितना हो गया, 2। तो अल्फा यहां से कितना आ गया, 1 + 2, तो अल्फा यहां से 3 आ गया। अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या करना है, यहां पे 3 वैल्यू पुट करनी है, 3.km = 30। तो के एम यहां से मेरा कितना आ गया, 10 माइक्रोमोलर। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो क्या है, जब इनहिबिटर नहीं है तब मेरा के एम 10 है, लेकिन जब इनहिबिटर है तो वही के एम 30 है, क्योंकि अब वो कितने फैक्टर से इंक्रीज करना है वो डिपेंड करता है इनहिबिटर कितना है। जैसे मान लो यहां पे इनहिबिटर कितना था, 5, यही इनहिबिटर 2.5 होता तो अल्फा 2 आता।
क्योंकि जितना ज्यादा इनहिबिटर होगा आपको केएम उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उतने ज्यादा फैक्टर से। केएम तो फिक्स है ना, केएम तो एक कांस्टेंट है। जब जब इनहिबिटर नहीं है तो हम कहते हैं केएम वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी वी मैक्स बाय 2 होती है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है इन द, मुझे केएम कब निकालना है, इनहिबिटर की एब्सेंस में, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने अल्फा निकाला और मैंने फिर केएम की वैल्यू निकाल ली। आया समझ में ये, ठीक है। तो मेन होता है कि क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, बट उसके लिए पहले हमें थ्योरेटिकली चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो एक ऐसा टॉपिक है ना एंजाइम काइनेटिक्स, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज नॉट दैट मच कि मुझे थ्योरी में कितने फैक्ट याद है, बट मुझे समझ होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है। या जैसे मैंने आपको कल क्या बताए थे, सारे ग्राफ्स बताए। अब वो ग्राफ्स की नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप क्या कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। आए समझ में ये। तो ये कौन सा इनिबिशन है आपका, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने क्या कहा कि केएम इंक्रीज करता है, बी मैक्स सेम रहता है। तो हम उसको एक्सप्लेन भी कर पाए वाई केएम इज इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए, इनहिबिटर की प्रेजेंस में एंजाइम की जो एफिनिटी है वो सबस्ट्रेट के लिए कम होगी, ठीक है। क्योंकि इनहिबिटर भी तो आगे लग रहा है ना, तो उसको मतलब क्या है कि वैसे तो अगर आप सबस्ट्रेट को नहीं बढ़ाओगे तब आप वीमैक्स अचीव भी नहीं कर सकते, ठीक है। सबस्ट्रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा अगर इनहिबिटर है तो, ठीक है। हाँ, ये बात है कि जो केएम हमारा किस फैक्टर से इंक्रीज होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर ज्यादा है तो केएम को ज्यादा फोल्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर इनहिबिटर कम है तो कम इंक्रीज करना पड़ेगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव। अब दूसरा हमारा कौन सा होता है आपका, दैट इज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था अनकॉम्पिटिटिव के बारे में। अब इसमें क्या होता है, इसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, ठीक है। इसमें तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आपका इनहिबिटर है वो कहां पे बाइंड नहीं करता, इट इज नॉट बाइंडिंग एट एक्टिव साइट। एंड सेकंड थिंग इज दैट ऑब्वियसली मतलब ये किसी और साइट पे बाइंड करेगा जिसे आप एलोसिडिक साइट बोल सकते हो। एंड द सेकंड थिंग वाज दैट इट विल बाइंड ओनली आफ्टर बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, उसके बाद ही इनहिबिटर लगेगा। मतलब अगर लग गया तो ईएसआई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और अगर नहीं लगा तो एंजाइम प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में खास बात क्या है, इनहिबिटर एक तो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा, और दूसरा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लगने के बाद आपका एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद इनहिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो पहला चीज मैंने आपको क्या बताई कि एक तो आपका inhibitor is binding at a site other than the active site, and second thing that you need to keep in mind, inhibitor will bind to ES complex, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें बेसिकली ग्राफ कैसा आएगा। तो जैसे मान लो यही मैंने आपका सेम वे जैसे हमने लाइन वेवबुर्ग प्लॉट बनाया था, तो 1/V वर्सेस 1/S, ठीक है। तो इसमें जैसे एक ग्राफ मैंने बनाया कि मान लो एक ये है जो इनहिबिटर की एब्सेंस में है, और एक ग्राफ है जो इनहिबिटर की प्रेजेंस में, ठीक है। दिस इज इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। जैसे इसमें हम अल्फा प्राइम लिख देते हैं कि अल्फा प्राइम जैसे यहां पे 1 है और अल्फा प्राइम यहां पे 2 है, ठीक है। और यहां पर हम क्या लिखते हैं कि जो वैल्यू होती है उसको लिखते हैं माइनस अल्फा प्राइम बाई के एम, ठीक है। जैसे अल्फा प्राइम अगर 1 है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, -1/km, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, -2/km, -2/km। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो km है वो डिक्रीज करता है,
और वी मैक्स भी क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। वी मैक्स भी क्या करता है, डिक्रीज। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर बोथ के एम एंड वी मैक्स डिक्रीजेस, के एम भी डिक्रीज करता है, वी मैक्स भी। जैसे क्या होता है ना, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 1/V max। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस वैल्यू को अगर लिखूं, जैसे मान लो इसको मैंने लिखा 1/3 और इसको मैं लिख रहा हूं 1/2, क्योंकि जैसे हम ऊपर वैल्यूज लिखते हैं तो जैसे जैसे हम अपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना। मतलब 1/3 कितना होगा, 0.33। 1/2 कितना होगा, 0.5। अब आप देखो यहाँ पे वी मैक्स कितना है, 3। यहाँ पे वी मैक्स कितना है, 2। 1/V मैक्स तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मेरा जो वी मैक्स है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, इसमें आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी दो, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट और इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट अलग है। इनहिबिटर ने तो अपनी एलोस्टेरिक साइट पे ही लगना है, तो इसके अंदर आप वी मैक्स अचीव नहीं कर सकते। उसमें आपने क्या करा था, उसमें इनहिबिटर बाइंड भी एक्टिव साइट पे कर रहा था। इसमें तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और इनहिबिटर बाइंडिंग साइट अलग है। तो इसमें आप आपका के एम भी डिक्रीज करता है और वी मैक्स भी डिक्रीज करता है, बोथ के एम एंड वी मैक्स डिक्रीजेस। जैसे एक बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, तो दोनों के एम और वी मैक्स दोनों मेरे क्या करते हैं, डिक्रीज। ठीक है। इसमें भी मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये देखो आप, क्योंकि आपको थोड़ा सा ना ये जो इक्वेशंस है उसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे उसमें क्या करा था आपने, 1/V0 किसके इक्वल था, अल्फा के एम बाय वी मैक्स। 1/S प्लस प्लस 1/V मैक्स। अब यहां पर इक्वेशन क्या है, 1/V0 इज इक्वल टू के एम बाय वी मैक्स डॉट 1/S प्लस अल्फा प्राइम बाय वी मैक्स, प्लस अल्फा प्राइम बाय वी मैक्स। ठीक है। क्योंकि जो भी हम इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद आता है उसमें अल्फा इसके साथ था, इसमें अल्फा प्राइम यहां पर है। ठीक है। और जैसे इसमें भी आप देख सकते हो अल्फा प्राइम 1, अल्फा प्राइम 1.5, अल्फा प्राइम 2। ठीक है। तो वही है, यहां पर जो वैल्यू होती है वो -1/अल्फा प्राइम के एम होती है। ठीक है। वहां पर क्या था, -1/अल्फा के एम। ठीक है। जैसे उसमें के एम इंक्रीज करा था ना, इसमें आप लिखोगे मतलब अगर वैसे उसमें आपने लिखा था अल्फा के एम, इसमें आप लिखोगे के एम बाय अल्फा प्राइम। से पता चलूंगी अनकंफर्टेबल। नहीं वो तो चलो नोटेशन होती है, वैसे तो हमें वही होता है ना कि जैसे ग्राफ्स में आपको ये पता लगना चाहिए कि आपका के एम और वी मैक्स दोनों डिक्रीज कर रहा है। देखो उन्होंने आपको ना, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन तो ये बनता है, दे विल गिव यू ग्राफ्स। जैसे अभी आपने ग्राफ देखा किसका, दिस वाज द ग्राफ ऑफ कॉम्पिटिटिव, दिस इज द ग्राफ ग्राफ ऑफ अनकॉम्पिटिटिव, दिस इज द ग्राफ ऑफ मिक्स्ड इनहिबिशन। ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पर हम टेबल भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये देखो, अब अगर इनहिबिटर नहीं है तो वैल्यू कितनी है, वी मैक्स और के एम। अभी मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसमें वी मैक्स तो सेम रहता है, के एम किस फैक्टर से इंक्रीज करता है, अल्फा से। अनकॉम्पिटिटिव के अंदर वी मैक्स डिक्रीज करेगा, दैट इज वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम, और के एम भी डिक्रीज करेगा, दैट इज के एम बाय अल्फा प्राइम। क्योंकि वी मैक्स किस फैक्टर से डिक्रीज करेगा, जैसा वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम, और वो कितना होगा, के एम बाय अल्फा प्राइम। तो ये अनकॉम्पिटिटिव है। अनकॉम्पिटिटिव के अंदर के एम और वी मैक्स दोनों मेरे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, दोनों क्या करते हैं, डिक्रीज। कौन सी, कॉम्पिटिटिव वाली। हम्म, दोनों डिक्रीज करते हैं।
आया समझ में ये कि नहीं? पढ़ा हुआ है कि नहीं? है? सेम है डिफरेंट है? बहुत है। भूल गए थे? चलो कोई बात। देखो वही होता है ना, कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, रिवीजन चाहिए होती है हमें ना, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ हमें आती है, बट जितना आप उसको ज़्यादा रिवाइज करते हो, एक तो होता है ना, एक तो होता है कि हमने ग्राफ रट लिया बस कि ये इसका होता है, समझ है नहीं, ठीक है, तो वो समझना भी जरूरी होता है, ठीक है, समझना। जब जैसे होता है ना, मुझे एक सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो चलो हम उसको हमने उसको क्रैमिंग करी, हम जाके लिखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ये चीज आपको हेल्प नहीं करती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता नहीं उसने क्या डालना है, पूरे टॉपिक में से पता नहीं कुछ आना है नहीं आना है क्या आना है। तो ये तो पूरा एक तरह से आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि हम इतने सारे टॉपिक्स मान लो पढ़ रहे हैं। पहले हमने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ी, हमने यूनिट्स पढ़ी, हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी पढ़ी, हमने टर्नओवर नंबर पढ़ा। अब जैसे मैंने आपको कल वो बताया था कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, कभी भी ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन ही नहीं दिया था नेट वालों ने, और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चों को ये पता ही नहीं है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, या कोई भी चीज ऐसे मान लो कोई हमने कोई चीज पढ़ी नहीं हुई है, तो आप उसको जज ही नहीं कर सकते। अब उसके लिए उसको थोड़ा जज करना था कि 1/s, एस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वी जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे कराऊंगा वो वाले। तो वो उसने पहली बार ही ऐसे पूछा, उस टाइम वही था ना, 2 शिफ्ट में पेपर था, तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा, इवनिंग में भी पूछा, बट देयर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वॉज डिफरेंट। सो व्हाट दे डू ना, आप जितने टाइप के क्वेश्चंस करते हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने आपको, आपकी थ्योरेटिकल तो हो गया, बट आप क्वेश्चंस जो करोगे, और क्या क्या होता है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो और कहीं मिलते भी नहीं आपको, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे, मतलब समटाइम्स दे आस्क यू वेरी सिंपल थिंग ऑल्सो, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जब मैंने पेपर दिया था ये क्वेश्चन आया था, आता था मुझे, लो जी 2 नंबर, ठीक है, ये आया था दिसंबर 2012 में। अब वही है ना कि मुझे पता था, आपको मैं बताऊं, एंजाइम काइनेटिक्स जो टॉपिक था, जब मैंने पेपर दिया था 10 नंबर तो मेरे इस टॉपिक में आए थे बस। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था ये वाला, ऐसे 2 क्वेश्चन 4 4 मार्क्स के, बोला एक डेल्टा जी से रिलेटेड था, एक कुछ उस पे था रेट लिमिटिंग स्टेप के ऊपर। तो आप देखो ना, अगर आपको एक सिंगल टॉपिक 10 नंबर दे रहा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, तो बहुत बड़ा आपको एडवांटेज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो चीज पढ़ के जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो वो हमें एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, चलो जी कोई नहीं, और इसमें आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, आपकी आपके ना जो कैलकुलेशन वाले स्किल हैं वो थोड़े इंप्रूव होने जरूरी हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हमारी अच्छी नहीं है तो फिर वहां पर हमें, क्योंकि वो क्वेश्चंस वैसे सिंपल होते हैं, बट स्टूडेंट्स मार कहाँ पे खाता है, उसको कैलकुलेशन नहीं करनी आती। जैसे वही माइक्रोमोलर से नैनोमोलर नहीं पता, नैनोमोलर से माइक्रो कैसे करना है। अब ये पता नहीं मुझे अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा एक अलग चीज होती है, मतलब इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ना जिसको आप बोलो कि, मतलब कोई हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गलतियां हो सकती हैं नो डाउट, जिसको जिसको ये भी लगता है ना मेरा मैथ्स अच्छा है, गलतियां उससे भी होती हैं, बट आपको ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं यूनिट्स को कन्वर्ट कर पाऊं, ठीक है, ताकि जैसे अब गेट का एग्जाम अगर आप बात करो, गेट में तो सारा स्किल ही इस चीज का है, ठीक है ना। गेट में तो यू यू शुड बी गुड एट कैलकुलेशन, आपके पास वो, मतलब जो भी हम बायोलॉजिकल टॉपिक्स होते हैं ना, जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे एंजाइम काइनेटिक्स तो चलो फिर भी है, अदरवाइज अदर थिंग्स ऑल्सो, कि वो कहेंगे ये डीएनए है, इतना उसका, इतने बेस पेयर हैं, उसकी लेंथ निकालो, तो मतलब वो चेक करना चाहते हैं, वो ज्यादा यही चेक करते हैं। तो उनका पेपर ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन स्टफ होती हैं, बट दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना कि, क्योंकि वो जिसने रटा रुटा होता है सब कुछ, उससे वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, बट आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप कर लोगे, ठीक है। करते हैं कन्वर्जन कन्वर्जन के नहीं? देखो कन्वर्जन बहुत जरूरी होता है ना, वैसे भी हम कहीं कुछ, जैसे अभी आप क्वेश्चन, अभी हम जो डिस्कस भी करेंगे, जो आप कह रहे थे, तो उसमें वही है ना कि कन्वर्जन का ही खेल होगा। फॉर्मूला हमें पता है, बट उस फॉर्मूले के अंदर हाउ टू पुट वैल्यूज, जैसे अभी मैंने ना मान लो ये हमने इनहिबिटर वाला क्वेश्चन करा,
आपको बस ये देखना होता है कि मेरे पास क्या नॉलेज है, और मैंने उस नॉलेज के बेस पे जो मुझे गिवन है मैंने उसको अप्लाई करना है बस। ठीक है, तो वो हमें बस ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा इनहिबिशन। तो इसके अंदर के एम किस फैक्टर से डिक्रीज होगा, अल्फा प्राइम से, और वी मैक्स भी किस फैक्टर से डिक्रीज होगा, मेरा अल्फा प्राइम से। के एम भी अल्फा प्राइम से डिक्रीज होगा, और वी मैक्स भी किस फैक्टर से डिक्रीज होगा, अल्फा प्राइम से। ठीक है, क्लियर है ये। अब तीसरा कौन सा इनहिबिशन है, मिक्स्ड। अनकॉम्पिटिटिव की जो इक्वेशन है कोई नहीं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी इक्वेशन बस यही है कि नॉर्मल क्या थी, 1/v इज इक्वल टू के एम बाय वी मैक्स डॉट 1/s प्लस अल्फा प्राइम बाय वी मैक्स, अल्फा प्राइम बाय वी मैक्स। अब जो मिक्स्ड वाले में क्या होगा, दोनों आ जाएंगे, अल्फा के एम वी मैक्स डॉट 1/s प्लस अल्फा प्राइम बाय वी मैक्स। उसमें अल्फा और अल्फा प्राइम दोनों का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मिक्स्ड में मैंने आपको, मिक्स्ड में एक्चुअली क्या होता है कि जो इनहिबिटर पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो एक मिक्स्ड इनहिबिशन का एक स्पेशल केस होता है। इसमें इनहिबिटर पहले भी लग सकता है जब सबस्ट्रेट नहीं लगा है, और सबस्ट्रेट के लगने के बाद भी लग सकता है। ठीक है, अगर तो पहले लग गया, और पहले लगने के बाद भी देखो सबस्ट्रेट लग सकता है। इसमें मतलब क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट लगने के बाद भी इनहिबिटर लग सकता है, और इनहिबिटर लगने के बाद भी सबस्ट्रेट लग सकता है, क्योंकि बाइंडिंग साइट अलग अलग है ना। ठीक है, तो इसमें जैसे इनहिबिटर पहले लग गया बाद में सबस्ट्रेट लग गया, या सबस्ट्रेट पहले लग गया बाद में इनहिबिटर लग गया, तो अल्टीमेटली ईएसआई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मिक्स्ड है। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के लगने के बाद ही लग रहा था, बट इसमें जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के लगने के बाद भी लग सकता है, सबस्ट्रेट के लगने से पहले भी लग सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है, वो कैसे मॉडिफाई हो जाती है। हम्म। हम्म। पास जैसे जो था अनकॉम्पिटिटिव पर हम्म। सिमिलरिटी उसके पास भी दो साइड्स होंगी, हाँ, तो फिर देखो बात क्या होती है ना, उसमें क्या होगा ना कि सबस्ट्रेट के लगने के बाद देर में बी सम चेंज इन द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एलोस्टेरिक साइट। इनहिबिटर पहले क्यों नहीं लग पा रहा, क्योंकि वो वहां पे फिट ही नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि वैसे तो सेम ही है ना, दोनों साइट अलग अलग है। तो तभी तो हमने उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, उसमें इनहिबिटर इसलिए नहीं बाइंड कर पा रहा क्योंकि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कुछ ना कुछ एंजाइम की कॉन्फर्मेशन में चेंज करेगी, या उसकी जो एलोस्टेरिक साइट में चेंज करेगी, जिसके वजह से इनहिबिटर लग पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो सिमिलर ही है दोनों, क्योंकि दोनों की साइट अलग अलग है, बट पहले वाले में इनहिबिटर इसलिए नहीं लग पा रहा ना, क्योंकि मे बी जो है वहां पे इनहिबिटर फिट ही नहीं आ रहा। सबस्ट्रेट के लगने के बाद देर विल बी सम चेंज इन द कॉन्फर्मेशन ऑफ दैट एलोस्टेरिक साइट, तब जाके इनहिबिटर लगेगा। सबसे हम्म। इस केस में इसमें क्या लेना देना स्ट्रक्चर का, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि देखो वो तो एक्टिव साइट है ना। इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जो सिमिलैरिटी है वो सिर्फ दैट इज द केस ऑफ बेसिकली, और देखो अल्टीमेटली क्या है ना, अल्टीमेटली आपने एंजाइम को इनहिबिट करना है। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में चलो एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, इनहिबिशन तो हर केस में हो रही है ना। ऐसे थोड़ा है कि अब जैसे उसमें भी एस बना बट फिर आई आगे लग गया, उसमें भी फिर आई पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है, तो अल्टीमेटली तो एंजाइम इनहिबिट होना चाहिए ना। तो डिफरेंट जो इनहिबिटर्स होते हैं दे इनहिबिट एंजाइम इन ए डिफरेंट वे। ठीक है ना, आप एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे हो अलग अलग वे में कर रहे हो, तो बस ये फंडा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसमें आप देख रहे हो कि जो इक्वेशन है देखो, उसमें अल्फा के एम भी आ गया और अल्फा प्राइम बाय वी मैक्स भी आ गया मिक्स्ड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है, इसके अंदर भी वैसे वही है कि जो दोनों है वो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये आप इक्वेशन में आपको दिखा देता हूं, जैसे आप ये देखो, ये देखो वी मैक्स तो वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम ही है।
ठीक है, एपरेंट वी मैक्स जो है, लेकिन के एम की वैल्यू होगी अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम, जो मिक्स्ड इनहिबिशन है। मिक्स्ड इनहिबिशन में वी मैक्स तो वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम ही आ रहा है, जो अपेरेंट वी मैक्स है, लेकिन जो के एम है वो अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम आएगा। ठीक है, डिक्रीज ही होगा। देखो इंक्रीज, देखो वी मैक्स इंक्रीज तो वैसे नहीं हो सकता, या तो सेम होगा या डिक्रीज होगा। जो चीज मैक्सिमम है आप उसको इंक्रीज की बात मत करो ना, इंक्रीज होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, ये था कि कॉम्पिटिटिव में वो सेम रह रहा था, बाकी में तो डिक्रीज ही करेगा। अगर आप किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो तो वो डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली वो मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा ही होनी चाहिए। ये नहीं ना कि हम कहें कि हमने 0.1 से डिवाइड कर दिया फिर तो वैल्यू 10 टाइम्स होगी, तो ऐसा नहीं ना, वो तो डिक्रीज ही करेगा। इधर अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, अगर अल्फा और अल्फा प्राइम इक्वल है इस केस में, तो फिर के एम ही रह गया। तो अगर अल्फा और अल्फा प्राइम क्या है आपका, इक्वल है, तो के एम सेम रहता है। इसे बोलते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अगर मेरा अल्फा और अल्फा प्राइम सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। बट दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ मिक्स्ड इनिबिशन। अदरवाइज तो वही है कि के एम भी इसमें भी डिक्रीज करेगा और वी मैक्स भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ जो मैंने अभी आपको दिखाया था। जैसे आप ये देखो ना, ये यहाँ पर हमें ग्राफ दे रखे हैं। एक तो ये इनहिबिटर की एब्सेंस में है, ठीक है, जो आपका ये वाला ग्राफ आ रहा है। फिर बाकी तो वही है ना, आप देखो। अब आप ये वैल्यूज मैंने आपको बताई थी ना, जैसे ये देखो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वी मैक्स क्या करता है? डिक्रीज। क्योंकि यहां पर ये 1/V max है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो आपका जो 1/V max है वो क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज करता है, बट वी मैक्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये इनहिबिटर की एब्सेंस में है, बाकी जो दोनों है वो इनहिबिटर की क्या आपकी प्रेजेंस में है। अगर अल्फा अल्फा प्राइम इक्वल है सो दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाता भी हूं। जैसे कोई एग्जाम एक बार ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन उसने क्या दिया? फॉर ए रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम, चूज द प्लॉट दैट यू वुड यूज टू डिटरमाइन के एम। अब इनहिबिशन कौन सा है? नॉन कॉम्पिटिटिव। तो मुझे वो ग्राफ देखना था जिसमें के एम सेम हो। ठीक है, तो कौन से ग्राफ में के एम सेम है? हम्म, थर्ड में। बट ये बस ये आंसर है। जैसे देखो ना, ये किसका ग्राफ है? जैसे इसमें इनहिबिटर नहीं है, उसने ये ग्राफ दे रखा है। और इनहिबिटर जब है तो ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें वी मैक्स सेम है तो ये कॉम्पिटिटिव का है। ठीक है, अब इसमें उल्टा दिखा रखा है कि इनहिबिटर का नीचे है उसका ऊपर है। ठीक है, वो तो चलो उसने अलग अलग ग्राफ्स बनाने थे, बट मेरे को वो ग्राफ देखना था जिसमें के एम सेम हो। और के एम सेम किस में है आपका? थर्ड वाले ग्राफ में। के एम सेम का मतलब उसका जो वो एक स्पेशल केस है मिक्स्ड इनहिबिशन का। ठीक है, सो मिक्स इनहिबिशन में केएम जो है वो दोनों डिक्रीज करते हैं। के एम जो होता है के एम बाय अल्फा, अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम। और जो आपका जो वो है आपका वी मैक्स है वो वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम।
ठीक है, तो अगर इनहिबिटर नहीं है तो वी मैक्स के एम, कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स सेम, के एम इंक्रीजेस बाय अल्फा फैक्टर, अनकॉम्पिटिटिव में बोथ के एम एंड वी मैक्स डिक्रीजेस बाय अल्फा प्राइम, और मिक्स्ड के अंदर वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम, एपरेंट वी मैक्स, और एपरेंट के एम इज अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम। ठीक है। शुक्रिया। मैंने भी क्वेश्चन एल्फा से मिलेगा। ठीक है, जैसे चलो ये क्वेश्चन करो आप ट्राई। देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। कहता है जो ग्राफ है, हमें ग्राफ किसके बीच में दे रखा है, 1/v और 1/s के बीच में, फॉर एन एंजाइमेटिक रिएक्शन with the solid and dashed lines representing the reactions without and with an inhibitor। जैसे एक में वो कह रहा है कि इनहिबिटर नहीं है, ठीक है, जो मतलब सॉलिड लाइन है, और डैश लाइन में इनहिबिटर है। ठीक है। आपने इनहिबिटर की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1 माइक्रोमोलर। ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप के आई की वैल्यू बताओ क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन से बताना है कि के आई की वैल्यू क्या होगी। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जो ग्राफ है, ठीक है, जैसे मतलब लग तो ही जैसे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एक ग्राफ है आपका। ठीक है। अब इसमें हमें इनहिबिटर की कंसंट्रेशन गिवन है, और हमें क्या गिवन है यहाँ पर आपका, मतलब हमें के आई निकालना है। ठीक है। अब देखो हमें एक फॉर्मूला है जो भी हमने पढ़ा कि अल्फा इज इक्वल टू 1 + i/k आई। अल्फा इज इक्वल टू 1 + i/k आई। अब आई गिवन है, के आई हमने निकालना है, तो हमें अल्फा पता करना है। ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये ये वैल्यू आपकी इनहिबिटर की एब्सेंस में है, जो हमारा सॉलिड वाला है। ठीक है। और ये वैल्यू है इनहिबिटर की प्रेजेंस में। ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने क्या लिखा था, ये क्या होती है, दिस इज -1/, ये वैल्यू हमने क्या लिखी थी, -1/अल्फा के एम होती है, यही होता है ना, -1/अल्फा के एम। ठीक है। अब इसका मतलब ये वाली यहां पर तो अल्फा 1 है कि नहीं, यहां पर वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक जगह पे आप लिख रहे हो कि -1/अल्फा के एम इज इक्वल टू -3, यही मतलब है ना। और अल्फा यहां पे कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, के एम 1/3 है यहां पर। दूसरी जगह पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर हमारा क्या है, माइनस। ठीक है, वही है कि चलो -1/अल्फा के एम कितना है, -1, तो ये प्लस हो गया। अब के एम की वैल्यू तो मुझे गिवन है 1/3, के एम की वैल्यू तो 1/, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो अल्फा कितना आ रहा है, 3, क्योंकि के एम की वैल्यू अगर मैं 1/3 पुट करूंगा, 3 ऊपर चला जाएगा, अल्फा को मैं उधर ले जाऊंगा। ठीक है। अब अल्फा 3 है। ठीक है। अल्फा कितना है मेरा, 3 इज इक्वल टू 1। आई कितना गिवन है आपको, 1 माइक्रोमोलर। ठीक है। यहां पे सब ये भी माइक्रोमोलर में गिवन है, डिवाइडेड बाय के आई। अब 3 - 1 कितना हो गया, 2। 2 इज इक्वल टू 1, तो के आई कितना आएगा, 1/2, विच कम्स आउट टू बी 0.50। ये हम्म। जो हमने अल्फा निकाला है, हम्म। तो हम नॉर्मली ऐसे नहीं देख रहे, -3 और -1 है। हम्म। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जब -1/km इनहिबिटर की एब्सेंस में है, तो हम्म। अल्फा इज 1। हाँ, तो अल्फा मैंने 1 ही पुट करा ना, इसको मैंने -1/km ही लिखा है, -3।
-1/2 km हमने एग्जांपल लिया जो नहीं वो तो अलग बात होगी ना, वो तो वैल्यू हमें अल्फा, अल्फा, हाँ। फाइनल फाइनल करना है। नहीं नहीं ना, ऐसे नहीं, देखो क्या होता है ना, वो तो देखो मैंने बताया ना, अल्फा की वैल्यू तो डिपेंड करेगी। जैसे मान लो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये जो ग्राफ है इसका तो अल्फा 1 है, लेकिन इसका अल्फा 3 है। देखो क्या आपने सिंपली, हमने क्या कहा कि अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो इसको मैं -1/α km लिखता हूं। ठीक है। अब -1/α km यहां पे मैंने लिखा, और ये मैंने सीधा लिख दिया -3। ठीक है ना, मान लो मैंने इधर -1/α km इज -3, इधर -1/α km इज -1। अब ये तो इनिबिटर की एब्सेंस में है, तो अल्फा तो यहाँ पे 1 ही होता है। हाँ, इनिबिटर की एब्सेंस में अल्फा 1 होता है, तो मेरे पास Km आ गया 1/3। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, -1/α km इज -1। क्या लिखा था मैंने, -1/α km इज इक्वल टू -1। अब मेरे पास Km की वैल्यू है 1/3, तो अल्फा मेरा 3 आ गया। और अल्फा अगर 3 आ गया तो फिर मैं Ki की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या नहीं? ठीक है, वो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है ना, वो तो वैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, जैसे तो किसी में 1.5 भी दिखाया होगा, जैसे अभी जो हमने करा था, देखो जैसे, जैसे ये आपको यहाँ पर जैसे कई जगह पर 1.5 भी होगा, 2 भी होगा, वो तो वैल्यू तो अलग अलग होती है ना। ठीक है। जैसे अब इसमें हमने 3 वैल्यू दिखाई थी, 1 2 3 है। तो ये तो एक तरह से वैसे ग्राफ है ना, बट आपको तो एग्जाम में जो यहाँ पर वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स वाई एक्सिस पे वैल्यूज नहीं दिखा रखी, उसने ऐसे ही क्वेश्चन दिया, लेकिन ये हमें पता लग गया कि वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ही ग्राफ है। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ही है। ठीक है ना, उसने सिंपली बस एक, उसने ये भी नहीं मेंशन करा कि कॉम्पिटिटिव है, वो तो हमें खुद ही जज करना था। ठीक है। जैसा भी ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक एंजाइम है जिसका Km मुझे कितना गिवन है, 5 × 10⁻⁵ मोलर। वी मैक्स कितना गिवन है, 100 माइक्रोमोल्स पर लीटर पर मिनट। ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ 1 × 10⁻⁴ मोलर सबस्टेट एंड 2 × 10⁻⁴ मोलर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, गिवन दैट द Ki फॉर द इनिबिटर इज 2 × 10⁻⁴ मोलर। ठीक है। अब इसमें आपको, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स इंटू एस। लेकिन देखो ना, के एम आपका यहां पर क्या होगा, अल्फा के एम, अल्फा के एम प्लस एस, क्योंकि के एम हमारा अल्फा के एम होता है जब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। वी मैक्स मुझे गिवन है, एस भी मुझे गिवन है। ठीक है। के एम जो है वो आपको कितना गिवन है यहाँ पे, के एम भी गिवन है, वी मैक्स भी गिवन है, एस भी गिवन है, अल्फा नहीं पता। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + I/Ki। आई कितना है, इनिबिटर की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻⁴। के आई भी कितना है, 2 × 10⁻⁴। ये तो मतलब अल्फा तो यहां से 2 आ गया। ठीक है। तो वी मैक्स कितना है, 100। ठीक है, जैसे मोल्स पर लीटर पर मिनट दे रखा है, और आंसर भी उसी में निकालना है। सबस्ट्रेट कितना है यहां पर, सबस्ट्रेट है हमारा 1 × 10⁻⁻⁴। ठीक है। तो वो भी चलो मोलर से मोलर कैंसिल ही हो जाएगा। 1 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय अल्फा के एम, अल्फा कितना है, 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 × 5 × 10⁻⁵ ठीक है, क्योंकि के एम तो 5 × 10⁻⁵ है ना, तो वो भी 10⁻⁴ ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 × 5 × 10⁻⁵ दैट विल बी 10⁻⁴। और एस कितना है यहाँ पर, एस वही है आपका 10⁻⁴। तो ये कितना आ रहा है, 100 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁴। तो -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 50 माइक्रोमोल्स पर लीटर पर मिनट, पर लीटर पर मिनट। ठीक है, 50 माइक्रोलीटर
पर लीटर पर मिनट, मतलब इसमें यही था कि आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। देखो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स सेम रहता है। देखो वही है ना, उसके लिए आपको सबस्ट्रेट को एक लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जितना सबस्ट्रेट ये है, इसके ऊपर आप वी मैक्स अचीव नहीं कर पाओगे। समझे बात को? वैसे तो हमने क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स सेम रहता है, क्या होता है कोई बच्चा इसमें 100 ऑप्शन होती है वो 100 ही लगाता। वो तो चलो ऑप्शन भी नहीं थी बाय चांस। तो क्या ना, मतलब जितना सबस्ट्रेट है, मतलब उस सबस्ट्रेट पे आप वी मैक्स अचीव नहीं कर पाओगे जितना इस क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि आपने निकाली तो क्या वेलोसिटी निकाली है ना। वैसे तो वैसे हम ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स सेम रहता है। वी मैक्स मतलब अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट आपको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, वी मैक्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा। ठीक है, चलो मैं आपको जैसे ना जो इनहिबिटर हैं उनका एडी हॉस्टी प्लॉट कैसा आता है वो दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे इनमें से आप क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि थोड़े से आप खुद करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं अभी आपको ग्राफ दिखाता हूं, क्योंकि ये ना इस बार गेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तो उसने बेसिकली हमसे क्या पूछा कि जैसे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन या जैसे उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो चलो इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत इसमें याद रखना है। देखो एक बात आपको पता है, अगर मैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात कर रहा हूं तो मेरा वी मैक्स तो सेम रहना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना एडी ऑप्स्टी प्लॉट, वी और किसके बीच में था वो, वी बाय एस के बीच में। ठीक है, तो उसमें मैंने सिंपली क्या ग्राफ बनाया था ऐसा कि ये ग्राफ होता है, स्लोप इसका माइनस के एम होता है, और ये वैल्यू क्या होती है मेरी वी मैक्स। क्योंकि इस ग्राफ से मैंने आपको बताया था हम के एम, वी मैक्स और टर्नओवर नंबर तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ा था हमने। अब कॉम्पिटेटिव का तो आपको पता लग जाएगा कि वी मैक्स इसमें क्या होता है आपका, सेम होगा। ठीक है, बट यहां पर जो एक वैल्यू है ना विच इज वी मैक्स बाय के एम। ठीक है, मतलब जो वैल्यू एक तरह से यहां पर आपकी जहां पे ग्राफ टच कर रहा है उसको ये क्या बोल रहा है, वी मैक्स बाय के एम। ठीक है, जैसे हमने क्या इक्वेशन क्या लिखी थी, इक्वेशन हमने क्या लिखी थी जो हमने एडियोप्स्टी की लिखी थी, क्या इक्वेशन आई थी, वी नॉट इज इक्वल टू क्या था, माइनस के एम वी नॉट बाय एस प्लस वी मैक्स। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू क्या दिखा रहा है वो यहां पे वी मैक्स बाय के एम। ठीक है, मतलब या तो जैसे वी मैक्स बाय के एम तो वैसे कैसे आएगी, क्योंकि जहां पर ये टच कर रहा है ना उसको ये वी मैक्स बाय के एम लिख रहा है। और ये वैल्यू कब दिखा रही है उसने, इनहिबिटर की एब्सेंस में। इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या दिखा रखा है, वी मैक्स बाय के एम डॉट वन प्लस आई बाय के आई, मतलब ये तो अल्फा हो गया, वही होगा ना वी मैक्स बाय, इसने क्या लिख दिया, अल्फा के एम। क्योंकि अगर आप ये पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो अल्फा ही है ना, ये तो अल्फा ही है आपका। ठीक है, अब वो चलो इसमें मतलब ये वैल्यू जो होती है ये वी नॉट बाय वी मैक्स बाय के एम है, इनहिबिटर की प्रेजेंस में ये वैल्यू वी मैक्स बाय अल्फा के एम है। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहां पर मतलब जो वी नोट बाय एस की वैल्यूज हैं, देखो है तो ये ग्राफ वी नोट बाय एस ना, क्योंकि वी नोट होगा, नीचे क्या होगा आपका एस, मे बी जहां पे ये टच कर रहा है उसको ये वी मैक्स बाय के एम बोल रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अगर ये वैल्यू जैसे अगर आपकी जैसे इनहिबिटर की प्रेजेंस में डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। वी मैक्स सेम है बट वी मैक्स बाय के एम क्या है आपका, डिफरेंट है। देखो आपको ये तो पता है कि के एम तो चेंज होता ही है ना कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, तो वी मैक्स बाय के एम भी चेंज होगा। वैसे हम जनरल बात करें, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने कहा था वी मैक्स सेम होता है, के एम इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वी मैक्स बाय के एम भी तो चेंज होगा ना। के एम किस फैक्टर से चेंज होता है, अल्फा फैक्टर से। किस फैक्टर से चेंज होता है आपका, अल्फा फैक्टर से। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्योंकि वी मैक्स सेम होता है। ठीक है, अब अनकॉम्पिटिटिव में उसने क्या दिखाया है, आपका वी मैक्स क्या करता है, डिक्रीज। किस फैक्टर से करता है, वही अल्फा प्राइम, जैसे अल्फा प्राइम का भी वही फॉर्मूला होता है वन प्लस आई बाई के आई। ठीक है, हमने कहा था ना वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम, लेकिन इसमें वी मैक्स बाय के एम क्या दिखा रखा है, सेम अनकॉम्पिटिटिव के अंदर। क्यों, जैसे नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि
वी मैक्स भी अल्फा प्राइम फैक्टर से क्या करता है, डिक्रीज के एम बी। अगर मैं दोनों की या तो रेशियो निकाल लूंगा तो फिर अल्फा प्राइम से अल्फा प्राइम कट जाएगा। ठीक है ना, यही था ना जनरली हमने क्या लिखा था कि वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम होता है और के एम क्या होता है, के एम बाय अल्फा प्राइम। तो अल्फा प्राइम से अल्फा प्राइम कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली वी मैक्स भी डिक्रीज करता है, के एम भी डिक्रीज करता है, लेकिन जो दोनों की रेशियो होगी वो सेम आएगी। वी मैक्स बाय के एम अगर सेम आ रहा है इसका मतलब वो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। अगर वी मैक्स सेम है तो कॉम्पिटिटिव है, वी मैक्स बाय के एम सेम है तो आपका अनकॉम्पिटिटिव है। ठीक है, देखो इधर क्या होगा ना, इधर आप ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आप एक वैल्यू निकाल रहे हो वी मैक्स बाय अल्फा के एम, अब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो वी मैक्स बाय के एम तो कम ही आएगा ना, क्योंकि अल्फा डिनोमिनेटर में है। अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट करूं दैट इज वी मैक्स बाय के एम, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं तो वो क्या होगा आपका, दैट विल बी, जैसे अब देखो यहाँ पे वैल्यूज भी देखिए, जैसे वी मैक्स 10 है, ठीक है, के एम कितना गिवन है और वी मैक्स बाय के एम कितना है 6 है, जो यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, अगर वी मैक्स अगर आपका 10 है, ठीक है, और वी मैक्स बाय के एम कितना है 6 है, के एम कितना आपका 6 है, तो के एम मैं यहां से निकाल सकता हूं 10/6। ठीक है, वो कितना आ जाएगा 1.6 कुछ आ जाएगा आपका, 1.66 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ना, अगर मैं अल्फा नीचे रख दूं, अल्फा की वैल्यू जैसे यहां पर मान लो आई जैसे वही है अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर अल्फा नीचे रखेंगे तो ये वैल्यूज कम होंगी। ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीज होंगी आपकी। ठीक है, मतलब देखो क्या है, वैसे तो नहीं ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आया, बट इस बार गेट लाइफ साइंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसने इनहिबिटर के इफेक्ट को पूछा था एडियोप्सिटी की फॉर्म में। बस आप सिंपल याद रखो वी मैक्स सेम है तो कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, लेकिन वी मैक्स बाय के एम सेम है इसका मतलब वो अनकॉम्पिटिटिव है। ठीक है, अब मिक्स्ड में उसने क्या दिखा रखा है, ये रहा। जहाँ पे एक्स एक्सेस में टच कर रहा है वो बी मैक्स बाय के हाँ, वो वी मैक्स बाय के एम है। हम्म। तो अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी हम्म। तो बी मैक्स बाय के इंक्रीज करके वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट। क्योंकि वही है ना, वी मैक्स बाय के एम डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा बढ़ेगा तो वी मैक्स बाय के एम कम ही होगा ना। अब इधर क्या है, इधर वी मैक्स बाय ये जो वैल्यूज दिखा रखी हैं, जैसे वी मैक्स किस फैक्टर से डिक्रीज होता है, अल्फा प्राइम से, तो वी मैक्स पहले इतना है फिर डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब वी मैक्स बाय के एम सेम होगा, क्योंकि वैल्यू हमने क्या लिखी थी, वैसे हमने वो उस प्लॉट की फॉर्म में दिखाया था लाइन वर्बुर प्लॉट, बट बात तो वही रहनी चाहिए ना कि अगर देखो प्लॉट्स तो सिर्फ डिफरेंट वे में आप दिखा रहे हो, बट ये थोड़ा है कि वो जो वी मैक्स या अल्फा प्राइम चेंज हो जाएगा, वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम और के एम बाय अल्फा प्राइम, तो अगर मैं उसकी रेशियो लूंगा तो वी मैक्स बाय के एम फिर सेम आएगा। तो अगर वी मैक्स बाय के एम सेम आ रहा है इसका मतलब वो कौन सा इनिबिशन आपका अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, मिक्स्ड में तो हमने क्या कहा था दोनों डिक्रीज करेंगे, वी मैक्स भी डिक्रीज कर रहा है, वी मैक्स बाय के एम भी डिक्रीज कर रहा है, वो तो बेसिकली करेगा इसे ना, वी मैक्स तो वी मैक्स पे अल्फा प्राइम ही था, बट वो क्या था आपका वी मैक्स बाय आपका, मतलब वहां पर जो हमने लिखा था अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम। ठीक है, तो उसके अंदर आपके दोनों ही क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। मतलब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, मतलब इतना आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है, वी मैक्स सेम है तो कॉम्पिटिटिव है, वी मैक्स बाय के एम सेम है तो अनकॉम्पिटिटिव है, अगर दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं तो वो आपका मिक्स्ड इनहिबिशन है। मतलब मिक्स्ड इनहिबिशन में कोई भी सेम नहीं आएगा, उसमें वी मैक्स सेम है, उसमें वी मैक्स बाय के एम सेम है बस। ये मेरे ख्याल में अनकॉम्पिटिटिव ही आया था, तो अनकॉम्पिटिटिव में याद रखना था कि वी मैक्स बाय के एम सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट इनोवेशन को जो एक तो मेरा डाउट था अल्फा और अल्फा प्राइम में। हम्म। अगर ऐसा है कि अल्फा ग्रेटर है देन अल्फा प्राइम हम्म। तो उस सिनेरियो में जो इनहिबिटर है हम्म। वो मतलब पहले लग रहा है एंजाइम में
या अगर अल्फा प्राइम, और अगर अल्फा प्राइम ज्यादा है अल्फा से तो वो बाद में लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आप कह सकते ना। क्योंकि अल्फा जो होता है वो कॉम्पिटिटिव में आता है। देखो ना, अल्फा और जो अल्फा प्राइम की वैल्यूज हैं वो, अब देखो ना इनहिबिटर तो सेम है। अगर आप वैसे देखो ना, आपने कॉम्पिटिटिव में अल्फा लिखा, एक्चुअली ये तो एक तरह से, वैसे तो क्या होता है ना, देखो हर एक की डेरिवेशन होगी कि हाउ वी आर कमिंग टू दिस थिंग, जो हम पूरा का पूरा डिराइव करते हैं ना, तो हमें उसमें जाना नहीं है। अब अल्फा हम उसको ऐसे ना लिंक करें ना, देखो अल्फा, जैसे अब आप ये कह रहे हो कि अल्फा की बात हम कर रहे हैं जब वो कब पहले पहले बाइंड कर रहा है, और अल्फा प्राइम की बात बाद में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो बस आप उसको सिंपली याद रखो कि अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम आता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको, और अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी अल्फा प्राइम से, तो उस केस में तो फिर के एम आपका इंक्रीज करना चाहिए। हम्म। जैसे नॉर्मली हम यही कह रहे हैं ना कि नॉर्मली तो इक्वल था तो के एम सेम था, ठीक है। के एम देखो डिक्रीज होने का तो वैसे के एम इंक्रीज ही करना चाहिए, क्योंकि डिक्रीज करने का मतलब तो आप कह रहे हो कि एफिनिटी बढ़ रही है। के देखो कि जैसे हमने कहा कि वी मैक्स कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता, के एम फिर डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि के एम डिक्रीज होने का मतलब तो इनहिबिटरी प्रेजेंस में एफिनिटी बढ़ गई। तो वी मैक्स हमारा क्या करता है, अब देखो ना एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, जैसे अब आप कह रहे हो के एम डिक्रीज करता है अनकॉम्पिटिटिव के अंदर, अब इसका मतलब क्या हुआ, एफिनिटी थोड़ा बढ़ गई सबस्टेट के लिए, बट वो होता है ना, वो इनहिबिटर की प्रेजेंस में अगर मेरा वी मैक्स भी कम हो रहा है, तो मैं वो वी मैक्स अचीव ही नहीं कर पा रहा, तो मेरा के एम भी कम हो रहा है। के एम डिक्रीज होने का मतलब ये थोड़ा हो गया कि इनहिबिटर की प्रेजेंस में एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बढ़ गई। वैसे तो हम सोचें तो लॉजिकल तो ये बनना चाहिए, हमने कहा था के एम हमें एफिनिटी बताता है एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए। अब अगर के एम मेरा इंक्रीज करा, तो आपने कहा था एफिनिटी कम हो गई। अब आपने जो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन है उसमें तो हमने क्या कहा है कि के एम मेरा डिक्रीज करता है। अब के एम डिक्रीज करने का मतलब ये थोड़ा हो गया कि एंजाइम की जो एफिनिटी है वो सबस्ट्रेट के लिए बढ़ गई, वो तो वी मैक्स भी चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए हमारा के एम भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बोले इतना देखो, आप ज्यादा इसमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। वो तो देखो, अब मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज की एक डेरिवेशन होती है, ठीक है, और देर में भी सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। बट वही होता है ना, जब आपको एग्जाम के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले हमें वो याद रहे, ठीक है ना। अब भैया ये ग्राफ से मैंने पहले कभी नहीं बताया, ये इस बार इसलिए बताया क्योंकि गेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। बट वो है ना, आपको पता ही है कि वी मैक्स सेम है, तो वो तो वी मैक्स चाहे आप उसको एडी हॉस्टी प्लॉट की फॉर्म में दिखाओ, चाहे आप लाइनवियर प्लॉट में दिखाओ, तो आपने कह दिया कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स सेम होता है, ठीक है। फिर हमने कह दिया अनकॉम्पिटिटिव के अंदर दोनों डिक्रीज करते हैं, बट हमने वहां पे क्या कहा था, वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम के एम बाय अल्फा प्राइम। तो इसका अगर उन दोनों की रेशियो निकालूंगा, तो वो तो सेम आएगी ना, क्योंकि अल्फा प्राइम से अल्फा प्राइम कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बट ये रेशियो उसमें सेम नहीं आएगी कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि वहां पर आप वी मैक्स बाय अल्फा के एम लिखोगे, वहां पर आप वी मैक्स बाय अल्फा के एम। और अगर मिक्स्ड इनिबिशन है, तो उसमें फिर क्या बनेगा, उसमें बनना चाहिए पहले तो वी मैक्स बाय अल्फा प्राइम, और के एम क्या था, अल्फा के एम बाय अल्फा प्राइम, तो उसमें भी अल्फा प्राइम से अल्फा प्राइम कैंसिल हो जाना चाहिए, तो ये वैल्यू एक तरह से वी मैक्स बाय अल्फा के एम। बट इसमें अल्फा क्योंकि चेंज होगा तो वी मैक्स बाय के एम भी चेंज होगा, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। आया समझ में ये। ठीक है, इसमें से आप क्वेश्चंस करना ट्राई, एक चलो वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम जो कल मैंने आपको दिया था, बाकी मैं आपको ये शेयर करूंगा, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हम हमारे पास एक एंजाइम है, उसको हमने क्रोमेटोग्राफिक मेथड से मतलब प्यूरिफाई करा। इट वाज ऑब्जर्व दैट 10 माइक्रोग्राम पर एम एल, 10 माइक्रोग्राम पर एम एल of purified enzyme converted 10 millimole substrate per hour at 25 डिग्री सेल्सियस at pH 7, ठीक है। अब एक्टिविटी यूनिट तो क्या थी, माइक्रोमोल्स ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट, ठीक है। अब देखो ये तो मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है कि
जनरली हम क्या लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन यहां पर आपको गिवन है 10 मिलीमोलर, 10 मिलीमोलर। नंबर ऑफ मोल्स, जैसे इसको मैं अगर ले लूं तो ये 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, 10 को से, तो कितना आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए 10 की पावर 4, कि नहीं? बट वो 10 मिलीमोलर है ना, और हमें आंसर किसमें चाहिए, माइक्रोमोल्स में। तो उसमें भी जैसे 10 मिलीमोलर इक्वल्स टू हम्म मोल्स ऑन 1000, हम्म तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 मिलीमोलर इन हम्म 1000 ml, हम्म और ये 10 टू द पावर बोले ये 4 मिलीमोलर पर ml आया ना, मिलीमोलर इनटू ml हो गया। उसको माइक्रो में चेंज करेंगे 10 टू द पावर 4 इंटू हम्म और 6, 10 टू द 7। बोले 10 की पावर 4 को अगर हम किस में कन्वर्ट करें, माइक्रोमोल्स में, तो ये 100 माइक्रोमोल्स आ गए, क्योंकि 10 की पावर 4 को मेरे को तो माइक्रोमोल्स में लिखना है ना, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई, ये तो मतलब मिली के अंदर है, बोले ये फिर एक तरह से या तो मिली मोल्स आ गए, कि नहीं, क्योंकि यहाँ मिली मोलर है ना। तो एक मिनट, और इन्होंने क्या दिया, हमें एंजाइम की अमाउंट दे रखी है 10 माइक्रोग्राम पर ml। चलो ये तो 10 तो माइक्रोग्राम हमने बाद में डिवाइड करना है। मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। नहीं, ये हमें पर माइक्रोग्राम निकालना है ना, तो इसको तो नहीं हम छेड़ेंगे, इसको तो नहीं छेड़ना, क्योंकि ये तो नीचे 10 से ही करेंगे, बट यहां लिखा है 10 मिली मोलर सबस्ट्रेट पर आर। 10 टू 10 की पावर -3 आएगा सिंपल, तो वो -2 आएगा ना, 10 की 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 आ गया। हम्म हम्म चेंज करना है। अब वहाँ पे सिंपल है कि हमको मोल्स को कन्वर्ट करना है माइक्रो मोल्स में, तो उसको इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे, तो ये माइक्रो मोल्स 10 की पावर 4। या तो ये मिली मोल्स ही होने चाहिए थे ना यहाँ पे, बट ये मिली मोलर है ना। इंटू द पावर 4 जो आया ये मिली मोल्स आए, ये वो है हाँ, ये मिली मोल्स होने चाहिए ना, अगर ये मिली मोल्स हैं, तो अगर मेरे को इसको माइक्रो मोल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -3 है। अब इसको माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को -3 से मल्टीप्लाई और -3 से डिवाइड करना चाहिए, तभी आप 10 की पावर 7 बोल रहे हो, क्योंकि -3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और -3 से डिवाइड करूं, तो वो तो 10 की पावर 7 के आगे माइक्रोमोल्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि आप, मतलब इसको जैसे अभी हम कन्वर्ट कर रहे थे ना उसमें एमएल में, उसको एमएल में कन्वर्ट नहीं करते अभी हम ना, उसको सिंपली आप, जैसे आपको 10 मिली मोलर है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है, उसको आप लीटर में ही रहने दो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ही होता है ना मोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं चेंज करना। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मान लो पर लीटर आ गए, तो दैट विल बी 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। सो दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स लिख दो। सो दिस इज इक्वल टू 10⁻²। ठीक है, अब मेरे को इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो के लिए वही मैंने आपको बताया कि -4 से मल्टीप्लाई -4 से डिवाइड, यही करना पड़ेगा ना। तो ये कितने आ गए, 10⁻4 आ गए क्या, माइक्रोमोल्स। ठीक है, अब लेकिन हमें पर क्या चाहिए, हमें पर चाहिए पर मिनट। तो आप इसको एक तो 60 से डिवाइड करना है, 10⁻4 को हमने डिवाइड करना है 60 से। ठीक है, क्योंकि एक आर में 60 मिनट्स है ना, हमें तो माइक्रोमोल पर मिनट निकालने हैं। ठीक है, अब एक वैल्यू तो ये आ गई। अब स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए मुझे किससे डिवाइड करना है, एंजाइम की अमाउंट से। अब वो तो चलो 10 तो माइक्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, अब यहां पर हमने लीटर में लिया था, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स तो एक तरह से पर लीटर है ना, मतलब ये तो एक लीटर के अंदर है। तो आपको ये जो ml है, इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मोल्स पर लीटर आए हैं आपके पास, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ना, दिस इज माइक्रोमोल्स पर लीटर। ठीक है, तो आपने, आपके पास ऊपर माइक्रोमोल है, ठीक है, ऊपर माइक्रोमोल है, नीचे क्या आपके पास लीटर है। ठीक है, माइक्रोमोल्स पर लीटर है। अब नीचे तो लीटर है ना, तो ये जो 10 माइक्रोग्राम पर ml है, ठीक है ना। अब ml तो वैसे क्या है, मतलब 10 माइक्रोग्राम पर ml है। ठीक है, अब ml को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में। जैसे 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 ml, तो 1 ml कितना होगा, 10⁻³ लीटर। ठीक है, 10⁻³ लीटर। तो अब ये 10 बाय कितना था, 10 बाय 10⁻³ तो ऊपर चला गया 10⁻³। तो ये कितना रह गया आपके पास, 10/600, यानी 1/60। अब देखो 1/60 कितना आ रहा है, अगर हम 1/60 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 0.016, और ये आंसर होगा। एक्चुअली उसको आपने नहीं छेड़ना, वो ना नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आए हैं, ये जो आए ना ये आपके पास, तो वो जो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वो गलत कर रहे थे, क्योंकि उसमें फिर हम 10⁻7 निकाल रहे थे। तो ये जो माइक्रोमोल्स आए हैं ये पर लीटर आए हैं जी। सर एक ना, मेरे को ये है, हमें इससे सिमिलर एक क्वेश्चन करा था हम्म। जिसमें हमें एंजाइम की कंसंट्रेशन दे रखी थी 10 mg/ml स्टॉक में, हम्म। उसका हमने 10 माइक्रोलीटर लिया था। वो तो देखो कंसेप्ट ही अलग हो गया ना, वहां तो एक्टिविटी आई थी उसमें ये क्या दिया हुआ था अमाउंट, उसमें तो कंडीशन ही लगती ना, उस क्वेश्चन में तो आपने उसमें से कुछ अमाउंट ली थी। देखो यहां पर आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी है। वो जो क्वेश्चन है वो कौन सा था, वो हमने पिछली क्लास फर्स्ट क्लास में किया था। देखो ऐसे आप क्वेश्चंस में आपस में रिलेट मत करो ना। कि बोले कि जो एंजाइम का अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्टिविटी में, वो हम्म। उस सिनेरियो में हमने 10 माइक्रो मतलब स्टॉक की कंसंट्रेशन यूनिटरी मेथड लगाकर हम्म। उन्हें बताया था कि ठीक है, मतलब देखो वो क्वेश्चन क्या था ना आपका, वो क्वेश्चन था आपका, उसमें था कि 0.1 mg जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा एक्टिविटी में। यहाँ पर भी तो फिर वही है कि 10 माइक्रोग्राम तो कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्टिविटी। वहां पर तो हमें कंसंट्रेशन प्यूरिफाइड एंजाइम की दे रखी थी, विच वॉज 10 mg/ml। ठीक है, हमने उसका 10 माइक्रोलीटर लिया, और उसको हमने टोटल रिएक्शन, अब उसमें तो आपको देखा ना 20 नैनोमल्स ऑफ प्रोडक्ट दे ही रखे थे ना इन 1 मिनट। अब यहाँ पे क्या ना, यहाँ पर आपको जो बेसिकली यहाँ पर आपको मिली मोल्स में गिवन था,
ठीक है, मतलब है तो वो एक्चुअली क्या है ना, एक तरह से है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं ना, दैट इज जो भी आपका, जैसे हम गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, या मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है ना। तो यहाँ पर वहां पर आपको मोलैरिटी थोड़ा गिवन थी, वहां पर तो सीधा मोल्स ही गिवन थे। इसे भी तो हमने यहाँ पे मोल से निकाली, तो भी कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन आप देखो ना, वो लीटर वाला फिर वहां पर नहीं आएगा ना, वहां पे तो सीधे ही नैनो मोल्स थे। बट यहाँ पर ये लीटर वाली बात आ रही है ना, क्योंकि मोलर आपको मोलैरिटी गिवन थी, आप उससे नंबर ऑफ मोल्स जो आए, ये नंबर ऑफ मोल्स आपके, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, या तो यहां पर इनटू लीटर हो जाएगा ना, ये जो चीज आ रही है इनटू लीटर आ रही है, 10 × 10⁻³ क्योंकि लीटर उधर जाएगा ना, या ये तो माइक्रोमोल्स डॉट लीटर आ रहा है ये, जैसे हमने पर लीटर लिख दिया ना, नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहे हैं वो डॉट लीटर आ रहा है। तो इसलिए अब जैसे यहां पर मैंने वैल्यू लिखी, तो आपको उसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना, जो भी हमारे पास ये वैल्यू जो भी आई आपके माइक्रोमोल्स आए, ठीक है, यहाँ पे डॉट होना चाहिए फिर, या तो माइक्रोमोल्स डॉट लीटर आ रही है, ये पर लीटर नहीं है फिर। डाउट कि एंजाइम का जो अमाउंट है हम्म। वो इंडिपेंडेंट होता है कि सबस्ट्रेट की मतलब कितना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है प्रोडक्ट में। तो फिर वो चाहे मोल्स में हो या जो मर्जी हो, वो तो मतलब मैटर ही नहीं करता ना। क्योंकि अगर हम लास्ट क्वेश्चन में भी देखें तो लास्ट हम्म। क्वेश्चन में भी हमारा 20 नैनो। देखो उससे आप कंपेयर ही मत करो ना, वहां पर फिर आप नैनो मोल्स लिख रहे हो, वहां पे डॉट लीटर तो नहीं लिख रहे ना। अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप फिर तो हमें सीधा इसको ही मोल्स ले लेना चाहिए था, जैसे आया तो वैसे वही ना, 10⁻⁻10 × 10⁻³ करा, तो इसको मैं मोल्स नहीं लिख सकता ना। अगर या तो आप इसको सीधा ही लिख दो कि ये 10 की पावर जो 4 है, जैसे 10⁻², आपके मोल्स हैं, और 10⁻⁴ माइक्रोमोल्स हैं, वो तो आप इसको फिर सीधा ही लिख दो। फिर मोल्स और मोलैरिटी में फर्क क्या रह गया? आप देखो ना, आपको यूनिटरी मेथड, ये जो आंसर आया, मान लो ये आया माइक्रोमोल इनटू लीटर, ठीक है। अब हमें आंसर किस में निकालना है, क्योंकि डिवाइड हमने इसलिए करा ताकि हमें मिनट में चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइक्रोमोलर पर मिनट उसकी यूनिट है, ठीक है। लेकिन ये जो लीटर है, इसको भी तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो फिर, क्योंकि माइक्रोग्राम तो ये आ गया, इसको मैंने डिवाइड करा माइक्रोग्राम से, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जो आया था इसको डिवाइड करा। अब ये लीटर जो था वो आपका फिर उससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहां पर ये फंडा आ रहा है, वहां पे लीटर नहीं दे रखा ना। हाँ, वो करना पड़ेगा, तभी तो मैंने एमएल को कन्वर्ट करा, और तभी आंसर हमारा किसमें आया है, आईयू। इंटरनेशनल यूनिट तो माइक्रोमोल पर मिनट ही है ना, तो आपको लीटर से लीटर को भी कैंसिल, जैसे ये माइक्रोग्राम पर एमएल था, मतलब एमएल हमारा एक तरह से कहां पर था, ऊपर था, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 10⁻³ लीटर। ये मतलब यहां पर आपका, मतलब 10⁻³ लीटर आएगा, तो फिर वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.016। मतलब आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। अगर मुझे मोलैरिटी गिवन है तो वैसे तो मोल्स फिर वही हुए, बट मोल्स इनटू लीटर, मोल्स जो आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ सिंपली यहां से मोल्स नहीं आ रहे, ठीक है ना, आपको मोलैरिटी के साथ लीटर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपके माइक्रोमोल्स, मतलब मिलीमोलर या माइक्रोमोलर इनटू लीटर इज मोल्स। यहां पे भी वैसे मुझे वही है ना कि माइक्रोमोलर ही लिखना चाहिए, माइक्रोमोलर इनटू लीटर इज माइक्रोमोल्स, ठीक है, तो इसलिए हमें उसको वहां पर कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। चलो जी, कोई नहीं, देखना इसको, फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।